मियां नसरुद्दीन साहब, कक्षा 11 हिंदी के अंतर्गत लिखिए। साहब उस दिन अपन मटिया वाली की तरह से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों पे धूम धड़क के नान भाई के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते, कैसे उठाते लोग उनकी मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया वाली के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रहे थे। निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर से सब्जे देखे तो ठिठकी आश्चर्य हुआ। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हुए हैं। यहाँ मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बड़ी मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन, पर पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए क्या है? लेखकर से झिझक से कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। हाँ पूछ लीजिए, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीसी तो नहीं है, यानी किसी अखबार के पत्रकार वगैरह तो नहीं है तो यहाँ की कोई खबर ले जा रहा है। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। ऐसी मियां नसरुद्दीन साहब की सोच है। हाँ, कामकाजी आदमी को इसमें क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियाँ पकाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा। मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी अपनी आंखें गड़ा दी। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? इल्म मतलब होता है अपना एक सीखने का गुण। क्या नगीना साज के पास जाएगा, क्या आईना साज के पास जाएगा, या मीना साज के पास जाएगा? ये मतलब ये जो बाजार वाले हैं, आईना साज जो आईने का सामान बेचता है, मीना साज का मतलब जो मनिहारी का सामान बेचता है, और नगीना साज वही चीज़ है, तो उनके पास थोड़ी जाएगा। या रफूगर अंग्रेज या तेली तमोली किसी सीखने जाएगा क्या? ये काम, यानी वो अपने बड़े अभिमान और गर्व से बोल रहे हैं। क्या फरमा दिए साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद यानी अपने पिता उस्ताद से ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से न निकले और कोई पेशा अख्तियार करेंगे। बाप दादा का हुनर था, वही उनसे हमने पाया है। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आप बैठे उन्हीं के ठिए पर, उन्हीं की जगह पर। आपके वालिद? लेखक ने इस तरह से पूछा। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर किसी भी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, वालिद साहब मशहूर थे। मियां बरकत शाही नान भाई गड़ैया वाले के नाम से वो जाने जाते थे। उनके वालिद यानी हमारे दादा साहब आला नान भाई मियां कल्लन थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है? नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से थोड़ी आता है। वजह फरमाया है आपने, यानी बेकार की ही बात। पर यह तो बताइए कि अब आप अपनी भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस काम पर लगे वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी में 2-3 कस खींचे, क्योंकि बीड़ी सिगरेट भी पीते थे। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहवाना है तो बताइए, कह देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद क्या कहता है? कहता है कहे अलिफ, यानी इस तरह से सिखाता है, अलिफ बे ते से हीम जीम इत्यादि, जैसे छोटा बड़ा इस तरह से सिखाता है। तो वही वो बता रहे हैं। उस बीच उस्ताद जोड़ का एक हाथ सिर पर रखता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी जो पढ़ रहा है वो चुपचाप सुनता है। समझे साहब?
एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी बातचीत में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना होगा, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई, फिर से पढ़ाई पर चर्चा होने लगी। आप दूसरी पढ़ाई की बात की कह रही थी, तो सुनिए आप। अब इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि जैसे सुकरात हो, बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे यानी स्कूल, तो ना कच्ची में बैठा, ना पक्की में बैठा, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में, तो कहाँ से उसे पता चलेगा? आप 2 सीढ़ियाँ छोड़ करके तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करें तो गिरेंगे। तो वो यही बता रहा है कि जो भी सीखा जाता है वो सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जाता है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे ऑफ द नॉलेज कॉल्ड द साइंस, है ना, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो और जो बैठा तीसरी में, हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर थी। इस पर शाही नानभाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला हंसकर हंस दिए, वहीं पर खड़े हुए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता, जरा सी देर में। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या सीधे सीधे नानभाई का हुनर सीख लेते? यानी कोई भी दुनिया का काम है, उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से चलो तभी हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इस बातों से नानभाई मशहूर नसरुद्दीन के एक बहुत अच्छे ज्ञान का पता चलता है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना होगा। फिर बड़े ही मजे अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की भी तालीम बड़ी चीज़ होती है। मतलब जो हमें सीखने का एक सिस्टम होता है वो बहुत बड़ा होता है। जब तक किसी चीज़ का शुरुआती ज्ञान ना हो तो हम उसके पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर हिलाया है साहब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोपचा तो आज क्या बैठे होते इस नानभाई के हुनर पर। मियाँ के खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ दिया, लेकर आपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया था, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, पर खानदानी नहीं है, खानदानी तो केवल हम ही, यानी वो अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। सुनिए, दिमाग चक्कर काट गई लेखिका के। एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा कि मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म हुआ जहाँ बनाया, हाँ खिला सकते हैं। बादशाह सलामत ने फरमाया तो कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके न पानी से। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका ने पूछा। क्यों न बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा अपना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था जो उन्होंने बनाया था? कोई खासी चीज़। अब यहाँ पर वो असमंजस में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था। मियाँ कुछ देर सोच में खोए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे वो पकवान क्या था, पता नहीं है तो ऐसा बोल दिया कि हम नहीं बता रहे। आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मतलब वो हर संभव काम कर सकता है, कुएं के पानी में भी रोटी पका सकता है, तो सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहावत यह गढ़ी गई है और हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है, मजा लेने के लिए ठोका। कहावत यह सच्ची भी है कि ऐसे ही है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी? कभी रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं आप। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे यह लौंडिया न आई रूमाली लेने, शाम को मंगवा दीजिए, मतलब वो सामान जो भी चाहिए था। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी।
सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात तो पूछिएगा, जान तो न ले लोगे, मतलब परेशान हो गया कि आप पूछते जा रहे हैं। इसमें भी क्योंकि ये एक इंटरव्यू है नान भाई का, उसमें भी अब क्या देर 70 के हो चुके, फिर ऐसे अपने से ही कहते, वालिद मरहूम तो कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। इस मजबूर पर हमसे कुछ कहते न बन पाया था। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है, हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते रहे। लेखक ने फिर ऐसा कहा, अजी साहब क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं। अब उसको थोड़ा गुस्सा आने लगा कि इतना ज़्यादा क्यों पूछ रही है, पुरानी बातें उसे याद नहीं थी, लेकिन वो जो बात पर अड़ जाता था उसके पीछे पड़ जाता था। इसी कारण से लेखक उनको पूछती गई, अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी हंसी हंसे, हैं तो काफ़ी, लेखक कह रहे हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से भी पता लगा लेते कौन थे, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंस पड़े और हमारी खिल्ली उड़ाने लगे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया क्या आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना है बादशाह सलामत। मतलब वो नाम भी उन्होंने बोलने से नहीं बना, क्योंकि वो पढ़े लिखे कब थे मियाँ नसरुद्दीन साहब, समय का तजुर्बा तो था लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ठोस प्रमाण नहीं दे पाए थे लेखक। कौन से बहादुर शाह जफर, कौन से बहादुर शाह जफर। अब ऐसे बोल दिया लेखक ने बहादुर शाह जफर। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट कर वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम है। आपको कौन बादशाह है इसके नाम चिट्ठी रख कर भेजना है कि कौन से थे। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी ओर देखते पाया तो सिर हिला दिया। अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो क्या हम तो काम से निपटे। बब्बन मियाँ उन्हीं के सहयोगी हैं। तो बब्बन मियाँ कौन है साहब। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक काट दी हो। अपने कारीगर हैं और कौन है। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे अंधड़ के आसार देख मजबूर न छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, मतलब उनका रुख सही नहीं था, इसलिए लेखक ने ज़्यादा नहीं पूछा। ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, एक मन 40 किलो के बराबर माना जाता है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं मियाँ के। अब इस मजबूर में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरशाही, सीरमाली, ताफबान, बेसनी, खीमरी, रूमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, इतनी प्रकार की रोटियों को उन्होंने प्रकार बताए। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन नहीं होती है, मतलब तुनकी रोटी होती है जो पापड़ जैसी महीन होती है। किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों की आंखें कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और फिर गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने, यानी वो समय निकल गया, और गए वे कद्रदान जो भांति भांति की रोटियां खाते थे, पकाने खाने की कद्र करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। इस तरह से नसरुद्दीन शाह ने अपने जीवन शैली को लेखक के सामने व्यक्त कर दिया, जो कि एक बहुत ही विचित्र और अच्छे स्वभाव की थी, जिसमें अनुभव तो था लेकिन शिक्षा का अभाव होने के कारण से अपने विषयों पर अडिग बोल रहे। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।